अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन। यहाँ पे आज क्या डिस्कस करना है? बेसिकली हमने हेसेस लॉ का डिस्कस करना है। अब हीट समेशन का मतलब क्या होता है कि हमने हीट को एंथैल्पी चेंज को सम अप करना है। अब वो आगे सारा डिटेल में पढ़ेंगे आज कि हमने ये चीज़ें कैसे फाइंड करनी है। उसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एक्चुअली द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, बेसिकली ये क्या है? ये मैनिफेस्टेशन है, मतलब बहुत जो है वो एक सॉलिड प्रूव है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। क्लियर? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है बच्चे? कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर अ डिस्ट्रॉय बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और फर्स्ट लॉ भी यही है, तो इसलिए हमने कहा है कि जो फर्स्ट लॉ है वो बेसिकली मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट में पैराग्राफ जब पढ़ा था ना इस चैप्टर का, तो हमने वहां पे कहा था कि जो हेस लॉ है दैट इज द स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जर्मेनियम हेनरी हेस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को बनाया था। और इस लॉ ने क्या किया था? इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई किया है बच्चे किस पे? एंथैल्पी चेंज पे। एंथैल्पी चेंज तो हम चैप्टर के स्टार्ट से ही पढ़ रहे हैं कि जब भी हीट जो है वो इवॉल्व या अब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसको हम एंथैल्पी चेंज बोलेंगे। ठीक है, तो हेनरी हेस ने क्या किया? इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई किया एंथैल्पी चेंज पे। क्लियर? अब बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने एंथैल्पी चेंज के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था ग्लास कैलोरी मीटर का, याद है? तो अब ग्लास कैलोरी मीटर भी एंथैल्पी चेंज को ही फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया था ना हमने, लेकिन जो हेस लॉ है वो भी एंथैल्पी चेंज को ही फाइंड करेगा। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ग्लास कैलोरी मीटर है वो बेसिकली वो डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, आप डायरेक्ट मेथड के जरिए जो है वो एंथैल्पी चेंज फाइंड कर रहे हो, बट बहुत से रिएक्शन होते हैं जिसमें डेल्टा एच जो है वो आप डायरेक्ट मेथड से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्टरनेट रूट्स होंगे, अल्टरनेट पैसेज होंगे, फिर आप जो है वो रिएक्शन का डेल्टा एच फाइंड करोगे। तो हेस लॉ में बेसिकली अल्टरनेट रूट्स को भी देखा जाता है। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली बाय कार्बन एंड क्लोरीन। याद है हमने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे आप प्रिपेयर करते हो? आप CH4 को जो है वो Cl के साथ रिएक्शन करवाओगे तब जाके जो है वो CCl4 बनेगा, और ये स्टेप वाइज रिएक्शन होती हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि बहुत से ऐसे रिएक्शन है जो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होते प्रोडक्ट में। जब वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे तो तब आप डेल्टा एच फिर कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए जो हेस लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम देखेंगे कि जब मल्टीपल रूट्स होते हैं ना, तो आप हेस लॉ को कैसे उस पर अप्लाई करोगे। क्लियर? तो फिर क्या होगा? दैट हेस लॉ हेल्प टू कैलकुलेट द डेल एच फॉर सच अ रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं उन रिएक्शंस पर हम हेस लॉ अप्लाई करें। क्या करना है? हमने हेस लॉ पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? एक जो है वो जनरल रूट है उसको पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारे पास एक रिएक्टेंट है A, ठीक है, इसने कन्वर्ट होना है बच्चों प्रोडक्ट B में। तो एक तो रूट ये है कि A इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट B। क्लियर? जब A रिएक्टेंट B में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका हम एंथैल्पी चेंज रिएक्शन फाइंड कर लेंगे। क्लियर? तो एक तो रूट है ये जिसको हम बोलेंगे कि ये है डायरेक्ट रूट। ठीक है, डायरेक्ट रूट यानी A कन्वर्ट किस में हो रहा है? B में। ठीक है, अब एक और रूट हम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो A है वो डायरेक्ट B में कन्वर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पहले जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा M और N, इसके बाद जो है वो MN प्रोडक्ट मिलके बनाएगा प्रोडक्ट B। क्लियर? तो इसका मतलब है जाहिर सी बात है जब A कन्वर्ट हुआ है MN में तो अब हमारे पास एंथैल्पी चेंज कोई ना कोई होगा ना। जब MN कन्वर्ट हुआ B में तब भी कोई ना कोई एंथैल्पी चेंज आएगा। क्लियर? तो इसको हमने बोल दिया ये है एंथैल्पी चेंज 1 और ये है 2, बिकॉज इस रूट को फॉलो करके B बना है ना। अब हमारे पास एक रूट कौन सा हो गया? ये। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, तो ये रूट कौन सा हम लिख लेते हैं? ये है हमारे पास इनडायरेक्ट रूट। ठीक है, अब तीसरा केस क्या हो सकता है? इसने X बनाया, ठीक है, X प्रोडक्ट बनाया, फिर X ने दोबारा प्रोडक्ट बनाया Y और Z, और फिर इस Y और Z ने मिलकर जो है वो B बना दिया। ठीक है, तो अगेन अब ये देखो, अब A जो है वो इस पाथवे के जरिए कन्वर्ट हुआ है और फिर यहाँ पे जाके बच्चों B बना है। तो इसका मतलब है ये वाला जो रूट है ये भी क्या है? ये भी है इनडायरेक्ट रूट। क्लियर? तो देखो पहले हमने कहा कि रूट नंबर 1 है ये, जब A B में कन्वर्ट होगा और ये डायरेक्ट रूट है। ठीक है, फिर हमने कहा कि ऐसे भी हो सकता है कि A जो है वो पहले MN बना दे तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो डेल H1 आएगा, तो फिर MN जो है वो B बना दे और इसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो डेल H2 आएगा। इसको हमने कह दिया ये डेल्टा H3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, अब एक चीज इसमें सिमिलर है कि यहाँ पे हमारे पास बन A से B ही रहा है, लेकिन क्या चीज चेंज है? डायरेक्शन चेंज है, रूट चेंज है। अब जरा ये लॉ देखो,
द टोटल एंथैल्पी चेंज, ठीक है, डेल एच की बात हो रही है, क्लियर। द टोटल एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी डेल एच आर की बात हो रही है। द टोटल एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट। जो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है वो रूट पे डिपेंड नहीं करता। by which the chemical reaction take place as long as the initial and final condition are same। जब तक इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम रहेंगी तब तक जो है इंथैल्पी चेंज वो रूट पे डिपेंड नहीं करेगी। आप किसी भी रूट से चले जाओगे, आपका एट द एंड जो है वो पॉइंट, यानी आपकी जो मंजिल है वो बी ही है, आपने प्रोडक्ट बी ही बनाना है। तो उसने कहा है कि रूट पे डिपेंड ये नहीं करता, लेकिन हाँ आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम रहेंगी तब तक आपके पास जो है जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा, चाहे वो आप इनडायरेक्ट रूट यूज करो चाहे आप डायरेक्ट यूज करो, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जब आप ए से बी बनाओगे तो जितना इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आएगा ना, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ठीक है। इसी तरह डेल्टा HR की जो भी वैल्यू होगी दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 एंड डेल्टा H5, ठीक है। इनडायरेक्ट रूट है हमारे पास, इनडायरेक्ट कितने रूट है, रूट नंबर 1। इनडायरेक्ट रूट नंबर 1 के लिए जो डेल एच आर नॉट है स्टैंडर्ड, इनडायरेक्ट रूट नंबर 1 ये ऊपर वाला है, तो ये क्या है, डेल H1 प्लस डेल H2, यानी यहाँ की जो भी वैल्यू होगी उसका सम डेल एच आर के इक्वल ही होगा, क्लियर। इसी तरह इनडायरेक्ट रूट अगर आप 2 देखो तो इसमें भी जो डेल एच आर नॉट की वैल्यू है वो इक्वल होगी इस सारे एंथैल्पी चेंज के सम के, यानी डेल H3 प्लस डेल H4 प्लस डेल H5। सो दिस इज कॉल्ड हेस लॉ, ठीक है। हेस लॉ में क्या है कि जो टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है रूट के, ठीक है, तब तक जब तक इनिशियल और फाइनल कंडीशन जो है वो सेम रहेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी हमने क्या कैलकुलेट करनी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यानी डेल्टा एच एफ हमने फाइंड करना है यूजिंग अ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, किसको इस्तेमाल करते हुए, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को इस्तेमाल करते हुए, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सैम्पल प्रॉब्लम 6.3 को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट रूट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ये डेल्टा एच है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, कंबस्शन हो रही है, क्लियर। तो एक रूट तो हमारे पास है डायरेक्ट ये, तो इसको हमने कह दिया ये है रूट नंबर 1, ठीक है, डायरेक्ट रूट है जिसकी वैल्यू उसने ऑलरेडी हमें दी, इक्वल टू -393.5 किलो जॉल पर मोल, कंबस्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्लियर। डेल्टा एच आर नॉट, तो रिएक्शन जो है बच्चों यहाँ पे वो है जनरल टर्म, यानी इसका मतलब ये है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा एच आर नॉट लिख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा रूट क्या हो सकता है कि ये पहले जो है वो रिएक्टेंट एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, और फिर जाके ये प्रोडक्ट ये बनाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ डेल्टा H1 होगा और यहाँ पे डेल्टा H2 होगा। देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है रूट नंबर, ऑपोजिट रूट में क्या होगा, ये हमारे पास सेकंड रूट है और ये फर्स्ट रूट है जिसको हमने डायरेक्ट रूट कह दिया। तो सेकंड हमारे पास रूट क्या होगा कि पहले ये जो है वो अपने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन बनेगा, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, क्लियर। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है डेल्टा H1 ये गिवन नहीं है, बट जो डेल्टा H2 है यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये गिवन है, ये देखो उसने दी हुई है -283 किलो जॉल पर मोल, ये गिवन है, ठीक है। तो मींस आपके पास इसका भी डेल्टा एच आर गिवन है, डेल्टा एच आर नॉट भी गिवन है -393.5 किलो जॉल पर मोल। और अभी अगर आपको याद हो तो हेस लॉ में अभी हमने पढ़ा कि जो डेल्टा एच आर नॉट है दैट इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, मतलब समेशन है, सम करना है हमने, ठीक है। और हमारे पास डेल्टा H1 की वैल्यू नहीं है, ये हमने फाइंड करनी है, दो वैल्यूज तो गिवन है ना, दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ लिखेंगे, माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो डेल्टा H की वैल्यू होगी। डेल्टा एच आर नॉट माइनस डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1। तो डेल्टा एच आर नॉट की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू जो उसने दी हुई है दैट इज -393.5 किलो जॉल पर मोल, और H2 की वैल्यू भी गिवन है विच इज, अब माइनस एक इसका अपना है और एक माइनस वो जो इस वैल्यू के साथ है विच इज -2
83 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसके साथ ऑलरेडी क्या है बच्चों स्टार्ट में माइनस, तो माइनस 393.5 प्लस माइनस माइनस प्लस 283। अब आप माइनस प्लस करो, आंसर क्या आएगा 110.5 किलो जाउल पर मोल। और ये आंसर किसका था, ये था बच्चे डेल्टा H1 का, जिसको हम फाइंड कर रहे थे। तो ये हमारे पास डेल्टा H1 की वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो हमारे पास अगर एक रूट में, अगर एक रिएक्शन में हमारे पास जो है वो कोई एक एंथैल्पी नहीं गिवन होगी, तो हम उस एंथैल्पी को ऐसे फाइंड कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट देखो, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR नॉट यूजिंग द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF नॉट। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन है हमारे पास C2H4, यानी यहाँ पे ये क्या है, इथेन है, HCl है, रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड बनेगा। क्लियर है। अब जरा इस रिएक्शन को ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं Cl। ठीक है, तो ये क्या है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो ना, 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये क्या है बच्चों, इथीन है। ठीक है, तो इथीन का जो है वो HCl के साथ रिएक्शन होना है, और हमारे पास जो है वो ये रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये रिएक्ट करेगा। क्लियर, तो बनेगा क्या, C2H5 एंड Cl। अब यहाँ पे बच्चों बेसिकली बात क्या है, साइकिल बनना नहीं है। अब यहाँ पे साइकिल नहीं बना हुआ। अब इसको हमने बेसिकली क्या करना है, ये हमारे पास जो इथीन है, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हमने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, हमने कैलकुलेट करना है डेल्टा HR, कार्बन, हाइड्रोजन, और इसके अलावा और कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे है क्लोरीन। 3 ही एटम्स है ना ये। क्लियर। अब जरा इनको ना बैलेंस करना है। अब बैलेंस जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल को आपने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, तो इसका मतलब अगर एटॉमिक फॉर्म में आएगा तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 कार्बन। क्लियर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 4। अब हाइड्रोजन यहाँ पे मॉलिक्यूल के गैस है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, क्लोरीन भी क्या होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। क्लियर। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4, तो आप क्या करो, 2 यहाँ लिख दो। क्लियर। ऐसे ही ये देखो बैलेंस है, 2 कार्बन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो दोनों मिलके C2H4 बना देंगे। क्लियर है। तो ये दोनों एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे, ये बना देंगे। क्लियर है। तो क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, प्लस 52.5। क्लियर। सेकंड देखो, अब सेकंड भी जरा ध्यान से देखो बच्चों। सेकंड में HCl कितना है, 1। क्लियर। मैं पेंसिल चेंज कर लेती हूँ। सेकंड में HCl कितना है, 1। याद है हम बैलेंस करने के लिए इसको 1/2 करते हैं। ठीक है, तो ये 2, अब इस 2 को छोड़ दो, बिकॉज ये 2 पहले वाले के लिए था। अब इस 2 को यहाँ से कर दो खत्म, ये 2 इस 2 से कट होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो देखो 1। ठीक है, तो पहले ये दोनों ने मिलके ये बनाया, अब ये दोनों मिलके ये बनाएंगे। अब HCl भी देखो कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 ही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ पे H रह गया और यहाँ पे Cl रह गया। क्लियर है। तो अब यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, -92.3। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, देखो कार्बन कितने हैं, 2। क्लियर। हाइड्रोजन कितने हैं, 5। अब वो आने कैसे हैं, मैं यहाँ पे ना आपको नीचे बता देती हूँ। 2 2 = 4 और 1 5, 5/2। ठीक है, और H2। क्लियर। तो क्या होगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे बच्चों, ये वाले 5 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो H5 आ गया, तो ये 2 2 से कट जाएगा, तो क्लोरीन भी सिंगल आ गया। ठीक है, तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज -109। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास जो है वो रूट कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट बना दे। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन है C2H4 की, वो कितनी आई है, +52.5 फॉर्मेशन हुई है ना, इन एटम्स ने मिलके इसको बना दी है, तो ये इसकी एनर्जी इतनी अब्जॉर्ब हुई है। क्लियर। तो देखो 2 कार्बन है और पहले वाला 2 हाइड्रोजन इसके साथ होगा, तो ये इसकी फॉर्मेशन होगी। क्लियर है। अब हम HCl की देखते हैं। अब है डेल्टा HF ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो HCl में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, -92.3। इसमें क्या है
कि एक हाइड्रोजन है 1/2 हमने इसके लिए लिखा है, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 1 हाइड्रोजन आ जाएगी। ये वाला पहले वाला 2 इस C2H4 के लिए था, क्लियर। और क्लोरीन को अगर हमने 1 करना है तो यहाँ पे 1/2 करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, क्लियर। तो फॉर्मेशन ऑफ C2H5 के लिए ये एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, फॉर्मेशन ऑफ HCl के लिए ये एनर्जी रिलीज हुई है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन लिखेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ C2H5Cl, और इसकी एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, -109। ये सारी एनर्जी बच्चों किलो जूल पर मोल में है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन के लिए हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट को माइनस करना है रिएक्टेंट से, ठीक है। अगर आपको याद हो ना, हम कंबसन की जब एनर्जीज लिखते हैं, हमने कहा था कि जो भी डेल्टा HR0 है उसके लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो याद है आपको, हमने ये इक्वेशन लिखी थी, ये वाली, कि जब हमें जो है वो डिफरेंस फाइंड करना है तो हम ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे, क्लियर। बट अगर फॉर्मेशन होगी तो फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस करेंगे रिएक्टेंट की एनर्जी से, क्लियर। तो फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी देखो कितनी है, -109 माइनस, अब रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2, तो इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, C2H4 और HCl, प्लस 52.5, ठीक है, प्लस और नेक्स्ट है -92.3, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, -109 माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 52.5 माइनस 92.3, बिकॉज प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस माइनस को हल कर दो, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इन सारी वैल्यूज को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 69.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेल्टा HF0 है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, फॉर्मेशन मालूम करनी है, नहीं डेल्टा HF फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा ये, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी को हमने रिएक्टेंट की एनर्जी से माइनस करना है। नेक्स्ट एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले अब सैंपल प्रॉब्लम में डाटा देख लेते हैं। डाटा हमारे पास क्या है, 6.5 में, प्रोपेन बर्न इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। प्रोपेन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है, इसकी कंबस्टन होती है, तो ये इक्वेशन हमें दी हुई है। अब इसने क्या कहा है कि व्हेन 14.64 ग्राम ऑफ प्रोपेन इज बर्न इन एन एक्सेस ऑफ एयर इन अ कैलोरीमीटर at 25 degree Celsius and 1 atmospheric pressure, 678.6 kilojoule of heat is evolved। हम 14.64 ग्राम ऑफ प्रोपेन को बर्न करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ at 25 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इतनी हीट जो है बच्चों वो इवॉल्व होती है, क्लियर। अब उसने कहा कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। तो हमने क्या करना है, हमने डेल्टा H क्या फाइंड करना है, F0 फाइंड करना है, और किसका फाइंड करना है, हमने प्रोपेन का फाइंड करना है, क्लियर। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दिस एंड वाटर इज दिस, ठीक है। तो 2 की हमें फॉर्मेशन की वैल्यू भी दी हुई है, क्लियर हो गया। हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा HF0 प्रोपेन का फाइंड करना है, क्लियर हो गया। अब सबसे पहले तो बच्चों, तो इतने ग्राम के लिए बच्चों ये एनर्जी है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे मोल, मोल की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम 1 मोल निकालेंगे। तो 1 मोल की पहले हम वैल्यू निकालेंगे कि 1 मोल प्रोपेन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, फिर आगे जो है वो हम प्रोपेन की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन की वैल्यू निकालेंगे, क्लियर। मोलर मास ऑफ प्रोपेन, फॉर्मूला क्या है, C3NH8, ठीक है। मास कितना होगा, 3, सिंगल का मास होता है 12.011 प्लस 8 है हाइड्रोजन, और सिंगल का मास कितना होता है 1.0079। इसको आप सबको करोगे सॉल्व तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों 44.096 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो ये मोलर मास का यूनिट है ग्राम पर मोल, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन के फाइंड करने हैं। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, गिवन मास ओवर मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास देखो, उसने स्टार्ट में बोला था 14.64 ग्राम, याद है, ये देखो
ये यहाँ पे लिखा हुआ है 14.64 ग्राम, तो ये गिवन मास है। आप क्या करो, डिवाइड करोगे मोलर मास से, और मोलर मास हमने कितना निकाला है 44.096 ग्राम्स पर मोल। ग्राम्स ग्राम से कट जाएगा और इसको जो है वो अब हम हल कर लेते हैं। 14.64 डिवाइडेड बाय 44.096, वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0.332, ठीक है, और इसके साथ हम लगा देंगे मोल। अब अगर आप पीछे इक्वेशन देखो तो इसका मतलब है, ये तो मैथ था ना इसका, तो हमने उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब है जो 0.3320 मोल ऑफ प्रोपेन है ना, वो ये वाली एनर्जी बच्चों रिलीज करता है, ये वाली जितनी लिखी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह हम फिर 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो पहले इसकी 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0.3320 मोल ऑफ प्रोपेन इवॉल्व हीट, ठीक है, और ये हीट उसने दी हुई है पहले, कितनी है 678.6 किलो जाउल पर मोल, ठीक है, उसने दी हुई है। अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें तो हम क्या करेंगे, इस 678.6 को डिवाइड कर देंगे 0.3320 के साथ, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, वो A की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इसको करते हैं 678.6 डिवाइडेड बाय 0.3320 इज इक्वल टू 2044। बच्चों हीट ये इवॉल्व हो रही है तो नेगेटिव साइन यहाँ और नेगेटिव साइन यहाँ भी आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, किलो जाउल पर मोल। क्लियर। तो ये हमारे पास ये है 1 मोल के लिए। क्या अप्लाई करना है, अप्लाई हेस लॉ। तो अब हम क्या करेंगे, हेस लॉ अप्लाई करेंगे। तो डेल्टा एच आर समेशन के लिए आपने क्या करना है, डेल्टा एच आर समेशन ऑफ एनर्जीज ऑफ माइनस समेशन ऑफ एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट। कंबसन के अलावा जो भी जनरल रिएक्शन होगा उसके लिए आप यही फॉर्मूला लिखोगे। क्लियर है, तो यही फॉर्मूला आप लिखोगे। तो चलो अब हम जो है वो वैल्यू पुट करते हैं। पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं, फिर जो है वो रिएक्टेंट की वैल्यू लिख लेते हैं। क्वेश्चन उसको रीराइट कर लेते हैं दोबारा। C3H8 प्लस 5O2, ठीक है, फिर 3CO2 प्लस 4H2, बिकॉज हमने ना इसको नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ से देखकर फिर जो है वो वैल्यूज लिखनी है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिखेंगे, तो प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। 3 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच एफ नॉड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, ठीक है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितने हैं 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई डेल्टा एच एफ नॉड ऑफ वाटर। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट की सम, ठीक है। अब हम लिखेंगे रिएक्टेंट का सम। तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, ए की प्रोपेन है और 5 ऑक्सीजन है। क्लियर है। मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच सी कंबसन है, ठीक है, फॉर्मेशन नहीं है, कंबसन हो रही है। तो यहाँ पे डेल्टा एच सी किसकी है, C3H8 और प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई डेल्टा एच सी नॉड और यहाँ पे आ जाएगा O2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू के लिए डेल्टा एच आर, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की वैल्यू स्टार्ट में उसने दी हुई है, तो हम डायरेक्ट जो है वो वैल्यू लिख लेते हैं। क्या है, -2044, ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमने लिख ली, 3 लिखा, 3 मोल्स हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू गिवन है वो लिखी, फिर हमने 4 लिखा। वाटर की वैल्यू जो है ऊपर गिवन है 4, वाटर की मॉलिक्यूलर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये लिखा, वाटर की वैल्यू दी है वो लिख ली। अब डेल्टा एच सी हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज आ जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो 0 हमने पुट करना है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ये सारी वैल्यू उठा के आप इक्वेशन के इधर ले जाओ, उसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा -104 किलो जॉल पर मोल। और ये जो डेल्टा एच सी है कंबसन हो रही है, तो आप इसको फॉर्मेशन भी लिख सकते हो, एफ भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास 104 वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव का मतलब है कि कंबसन हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो इसीलिए नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कैलकुलेटिंग द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन यूजिंग द बॉन्ड एनर्जीज, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी को यूज करते हुए हमने क्या करना है कि कैलकुलेट करना है डेल्टा एच आर। तो सबसे पहले उसके कुछ स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ हम बॉन्ड एनर्जी को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, टू एस्टिमेट द हीट ऑफ द रिएक्शन फॉर अ गैस फेज रिएक्शन। तो गैस फेज रिएक्शन में हम हीट जो है वो रिएक्शन की एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी एनर्जीज फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो उसके लिए 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखो,
बॉन्ड इन ऑल रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड्स इन ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन टू गिव अ फ्री एटम्स, ठीक है। यानी जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे हम उनको ब्रेक करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो फ्री एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन to give the free atom in the gas phase, ठीक है। enthalpy change can be calculated by using the bond energies given in the table। स्टार्ट में हमने देखा था कि बुक में एक टेबल मेंशन है जिसमें एवरेज एनर्जीज दी गई हैं, तो आपको याद होगा कि वो टेबल में एनर्जी दी है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बॉन्ड्स इन ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन। तो रिएक्टेंट्स में क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे। जब वो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वो क्या बना देगा, फ्री एटम बना देगा इन अ गैस फेज। और जब वो फ्री एटम बनेंगे द एंथैल्पी चेंज, और वो जो बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी है टेबल बुक में मेंशन है, उस टेबल से हम एनर्जी को देख सकते हैं क्योंकि वहां पे जो है वो एवरेज एनर्जीज दी गई हैं, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं एटम्स में। स्टेप 2 में क्या होगा कि ये जो एटम्स हैं ये क्या करेंगे, ये बना देंगे बच्चों प्रोडक्ट्स, ठीक है। द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, इसका मतलब है एंथैल्पी चेंज कैन अगेन बी एस्टिमेटेड। अगेन जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसकी भी एनर्जी को हम जो बॉन्ड एनर्जी टेबल है वहां से एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फिर दोनों की वैल्यू आएगी, जो भी एनर्जी अब्जॉर्ब एंड रिलीज होगी, इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर तो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि हीट जो है वो इवॉल्व ज्यादा हो रही है, तो मीन्स जो बॉन्ड्स हैं वो फॉर्म्ड हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ ब्रोकन, ठीक है। रिएक्टेंट्स हैं, कन्वर्ट इसने हो जाना है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है, डायरेक्ट ये होता है। बट यहाँ पे हमने कहा 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या होगा कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे एटम्स में, फिर हमने कहा कि ये एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट होगा और यहाँ पे जो होगा वो एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है। तो अगर हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कर दें। 6.6 में देखो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्रॉम H2 and Cl2। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं, ठीक है। द बॉन्ड एनर्जी जो है वो गिवन है टेबल में टू एस्टिमेट। अब यहाँ पे उसने एनर्जी नहीं दी, सिर्फ टेबल का बता दिया, तो हम खुद देखेंगे तो इसको हम याद कर लेंगे। फॉर द रिएक्शन एंड फाइनली कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl फाइंड करनी है, ठीक है। वी रिप्लेस दिस रिएक्शन बाय अ हाइपोथेटिकली 2 स्टेप्स, ठीक है। हम इसको 2 स्टेप, हमने कहा ना कि 2 स्टेप्स हैं, उसी से रिलेटेड है एग्जाम्पल। 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि रिएक्टेंट टूट के एटॉमिक फॉर्म में, तो रिएक्टेंट जो है वो टूट के एटम्स बना देंगे, यानी जो हमारे पास रिएक्टेंट हो गए वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे फर्स्ट स्टेप में, और जो एटम्स हैं वो दोबारा जाके बनाएंगे प्रोडक्ट सेकंड स्टेप में। तो वही बात उसने यहाँ बोली है, वी रिप्लेस दिस रिएक्शन बाय हाइपोथेटिकली 2 स्टेप प्रोसेस। द बॉन्ड इन ऑल द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आर फर्स्ट ब्रोकन, ठीक है, एंड देन एटम्स कंबाइन टू मेक अ प्रोडक्ट, जो भी हमने पीछे 2 स्टेप्स पढ़े हैं। टेबल जरा बना के देखें तो यहाँ पे क्या है, H2 Cl2 ये मिलेंगे, 2 HCl बनेगा, ठीक है, ये डायरेक्ट है, ठीक है। अब अगर हमने इसको स्टेप वाइज करना है तो स्टेप वाइज में क्या होगा कि पहले ये कन्वर्ट होंगे अपने एटॉमिक फॉर्म में, फिर ये बनाएंगे जाके HCl, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टेप नंबर 1 और ये है हमारे पास स्टेप नंबर 2। तो अभी हम स्टेप 1 देखेंगे। स्टेप 1 में क्या होगा कि H2 और Cl2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एटॉमिक फॉर्म में, 2H और 2Cl में, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज बच्चों अब हमने याद करनी है, पीछे टेबल में गिवन है वहां से देख सकते हैं। H बॉन्ड, H के लिए एनर्जी कितनी है, 436 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। इसी तरह जो एनर्जी Cl बॉन्ड Cl के लिए है वो है 242 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सम निकालते हैं, सम ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो सम ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में हमने अब देखना है, सम का मतलब है कि प्लस कर देंगे। अब जरा यहाँ से ध्यान से देखो एक बॉन्ड के लिए आपके पास एनर्जी कितनी है, 436 किलो जाउल, मोल को हम नीचे लिख लेते हैं, पर मोल है ना। अब यहाँ पे देखो तो बच्चों एक हाइड्रोजन है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे कितने मोल हैं, 1 मोल है, तो ये मोल इस मोल से कट जाएगा। इसी तरह यहाँ पे CCl बॉन्ड के लिए देखो तो 244 किलो जाउल है, मोल को हम लिख लेंगे नीचे। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन में कितने मोल है, अगेन एक ही मोल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 मोल, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, समेशन सम ऑफ एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 436 किलो जाउल प्लस 244 किलो जाउल। यहाँ पे बच्चों ये है 42 यहाँ पे 2 आना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 436 प्लस 242, ठीक है।
तो ये आंसर यहाँ पे भी 2 आना है। सिर्फ आपने यहाँ से जो क्लोरीन की एनर्जी है वो 242 है, यहाँ से 242 कर देना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप 2 में देखो क्या होगा। स्टेप 2 में हमारे पास ये जो रिएक्टेंट्स बने, ये जो एटम्स बने हैं, ये एटम्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देंगे, 2HCl बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ HCl है ये है 431 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, तो 431 किलो जॉल पर मोल है। अब हम अगर प्रोडक्ट की एनर्जी निकालें, सम ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 मोल। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 431 किलो जॉल ऊपर और नीचे आ जाएगा मोल। यहाँ पे ये मोल इस मोल से कट जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर देखो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 431, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 862 किलो जॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी आ गई एनर्जी, प्रोडक्ट की, और ऊपर आ गई रिएक्टेंट की। तो अब हम डेल्टा एच आर निकाल सकते हैं। डेल्टा एच आर नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी निकली थी हमारे पास, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी निकली है 678 और प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है 862। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा -184 किलो जॉल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एनर्जी निकली है ये किसकी है, ये 2HCl की है, ये 2 मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमें जो है वो एंथैल्पी एक मॉलिक्यूल की चाहिए, अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl यानी एक मॉलिक्यूल की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा -92 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।